नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा सारा। उसके बाद अगले स्टेप पर चलते हैं हम लोग, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान को बनाने का जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई, कैसे हुई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1935 में ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की ब्रिटिश से, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके दी जाए या उन्हें बनानी है जो भारत का संविधान बनाए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिमांड की। ठीक है, 1938 में इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमें हमारा संविधान बनाने के लिए भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सबको जो एडल्ट हो चुके हों, 18 साल से ऊपर हो, सबको वोट देने का अधिकार हो, ऐसे लोगों द्वारा चुनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संविधान बनवाना है। और वो संविधान विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस होना चाहिए, यानी कि विदेश से हमें उसके लिए कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर के हमें ये ना बताए कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना। ठीक है, ये डिमांड 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी अंग्रेजों के सामने कि एडल्ट फ्रेंचाइज, ये ध्यान रखना, एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 18 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं सबको वोट देने का अधिकार हो, सब ये चुन सकते हो कि उन्हें अपने किस व्यक्ति को भेजना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक है, ये डिमांड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में अंग्रेजों के सामने रखी। हुआ क्या, 1939 में चीजें बदल गई। 1938 तक आपको पता, 1935 में आया था ना, भारत पर रूल करने के लिए एक एक्ट लागू किया था अंग्रेजों ने। अगर आपने नहीं देखी पिछली वीडियो, वो देखे जाकर के आपको पता चलेगा 1935 में। तो 1935 में किया था, तो 1937 में 1937 में जो प्रोविंसेस थी उनको इंडिपेंडेंस दे दी गई थी 1935 के एक्ट से। 1935 के एक्ट से ये कहा गया था 1935 के एक्ट में कि जो प्रोविंसेस हैं, वहां की जो असेंबलीज हैं, उनको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा, है ना। वहां पर जितने भी 3 लिस्ट बना दी गई थी ना 1935 में, स्टेट, कंकरेंट और सेंट्रल। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट थे उनको सबको 1935 में ये लागू किया गया था 1935 के एक्ट में, कि उन पर संविधान, उन पर जो जितने भी एक्ट है वो प्रोविंसेस इंडिपेंडेंटली बना सकती है। वहां के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो बना सकते हैं। उस समय वोट देने के अधिकार के लिए बहुत सारे नियम थे। ठीक है, केवल 10% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन वोट। ठीक है, सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही वोट कर सकती थी। ठीक है, 10% पॉपुलेशन ने वोट किया और जो प्रोविंसेस में गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, वहां पर प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनी। ठीक है, ज्यादातर प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार, किसकी सरकार थी, कांग्रेस। ठीक है, उस समय एक ही मेन दल था कांग्रेस, बाकी भी छोटी छोटी पार्टियां थी, जैसे मुस्लिम लीग एक मुख्य विपक्षी दल था कांग्रेस का, और कम्युनिस्ट पार्टी थी, और भी कई सारे दल थे। तो कांग्रेस की सरकार थी ज्यादातर प्रोविंसेस में। तो 1937 में 1935 के उस एक्ट को लागू किया गया जिसमें यह कहा गया था कि प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंस दी जाएगी। अब हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और फ्रांस हार गया, है ना। हिटलर ने फ्रांस को 2 दिन में जीत लिया, 2-3 दिन में फ्रांस फतेह। और ब्रिटेन को भी डर सताने लगा हार का, ब्रिटेन को भी डर सताने लगा हार का। 1939 में 1939 में भारत के जो वाइसराय थे लॉर्ड लिंगलिंगथो, ठीक है, लॉर्ड लिंगलिंगथो, ये भारत के वाइसराय, एक ही बार नाम बोलूंगा, बड़ा टफ सा नाम है इनका। इन्होंने 1939 में घोषणा कर दी कि भारत भी
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत विरोध किया इस चीज का कि भाई हमें क्यों धकेल रहे हो आप जंग के मैदान में, हमें तो लड़ना नहीं। तो जब अंग्रेजों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और भारतीयों ने बहुत ज्यादा विरोध किया 1939 में, तो 1940 में वाइसरॉय ने एक ऑफर दिया 1940 अगस्त 1940 में। हाँ, तो 1940 में जब विरोध किया तो उस विरोध के प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस ने जितनी भी इनकी प्रोविंसेस में सरकारें थी ना, सब में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, रेजिग्नेशन दे दी। तो जो 1937 में प्रावधान लागू हुए थे वो 1939 में वापस चले गए प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंस देने के। ठीक है, अच्छा, ये इतिहास का लेक्चर है, अगर आप कहेंगे इतिहास पे बना देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, हिस्ट्री नहीं ज्यादा पढ़ेंगे, हमें तो केवल संविधान देखना है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से बनी। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बनने का पहला स्टेप क्या है कि संविधान सभा का गठन होना। संविधान सभा का जब गठन होगा, संविधान सभा ही तो संविधान बनाएगी, तो संविधान सभा का गठन कैसे होगा, है ना, किस तरह संघर्ष के साथ अंग्रेजों से संघर्ष करने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ, हम वो चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रखी थी संविधान सभा के गठन की, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें संविधान सभा ऐसी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसी चाहिए जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि लगभग ज्यादातर नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो, 18 साल से जितने भी ऊपर हैं उनको वोट देने का अधिकार हो, उसे एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो इलेक्ट करे संविधान सभा के सदस्यों को, और संविधान सभा जो संविधान बनाए वो विदेशी ताकतों के इंटरफेरेंस से ना हो। ठीक है, विदेशी ताकतें हस्तक्षेप ना करें इसमें। ये जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में डिमांड रखी। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज कूद पड़े और हमारे जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिलिंगटन, इन्होंने क्या किया, ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया आल्सो पार्टिसिपेट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, फ्रॉम द साइड ऑफ इंग्लिशर्स। ठीक है, विरोध हुआ बहुत। 1939 में इस्तीफा दे दिया कांग्रेस ने सारे प्रोविंसेस से। इस्तीफा देने के बाद 1940 में जो वाइसरॉय थे, इन्होंने एक ऑफर दिया जिसको अगस्त ऑफर बोलते हैं, अगस्त ऑफर। ठीक है, इन्होंने ऑफर दिया 1940 में, और ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया कि भाई साहब हम आपको संविधान सभा का गठन करने देंगे जिससे कि आप अपना संविधान इंडिपेंडेंटली बना सकें। ये ऑफिशियली अगस्त ऑफर 1940 में माना। और भी कई सारी डिमांड्स मानी गई थी, और भी कई सारे ऑफर दिए गए थे, जिसमें ये भी था कि जो काउंसिल है वाइसरॉय की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, है ना, और एक और था उसमें रिकमेंडेशन। ठीक है, अगस्त ऑफर को रिफ्यूज कर दिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, लेकिन अपना जो मत था उसको सॉफ्ट कर दिया, जो विरोध था उसको सॉफ्ट कर दिया। क्यों? फ्रांस हार गया था, इंग्लैंड को भी ये डर था कि वो भी नाजियों के कब्जे में ना आ जाए, है ना। जर्मनी ने इंग्लैंड पर भी हमले शुरू कर दिए थे 1940 में, तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, 1942 में ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन भेजा भारत। ठीक है, क्रिप्स जो है वहां की कैबिनेट के, उस समय तक सरकार बदल गई थी ना, 1939 में सरकार दूसरी थी, 1939 में वहां के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे सी एटली, यस सी एटली थे। तो सी एटली ने समझौता कर लिया था किनसे, जाके जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी समझौता किया। उसके बाद जब वो अपने देश वापस आए तो बहुत विरोध हुआ, है ना, विरोध हुआ। उसके बाद नई जब सरकार चुनी गई तो नए प्रधानमंत्री बने विंस्टन चर्चिल, वहां के ब्रिटेन के। विंस्टन चर्चिल सरकार के मंत्री थे क्रिप्स। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स अपने एक और साथी के साथ भारत आए 1942 में। ठीक है, 1942 में और स्थितियां बिगड़ गई। जापान, नाजियों का समर्थन था जापान को, है ना, जापान भी जर्मनी के साथ था द्वितीय विश्व युद्ध में,
जापान ने हमला शुरू कर दिया था हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर, है ना, भारत पर, और बर्मा जो है वो जापान के कब्जे में चला गया था। तो इसलिए अंग्रेजों को और डर सताने लगा, अंग्रेजों को और सहायता चाहिए थी भारतीयों की, ताकि भारतीय विरोध करें जापानियों का और जर्मनी का। ठीक है, तो क्रिप्स आए, क्रिप्स मिशन नाम से जाना गया। इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का एक ड्राफ्ट प्रपोज किया कि आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप जो संविधान चाहें वो बनाइए, है ना, वो संविधान बनाइए और आप जो है अपनी एक सरकार बनाओ। लेकिन समस्या क्या थी? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग प्रॉब्लम थी। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया ये एक्सेप्ट कर। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कहा हमें तो अपना एक अलग कंट्री चाहिए, हम इस कंट्री के साथ, मतलब इंडिया एक कंट्री में नहीं रहेंगे, हमें अलग देश चाहिए। रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन। इसके बाद 1946 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, है ना, और कॉलोनियल जो एक्सटॉर्शन था, एक्सटॉर्शन बोल सकते हैं, उसके विरोध में बहुत सारा स्वर उठने लगा पूरी दुनिया में। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया इसमें 3 मेंबर थे। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे। तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में। इन्होंने कहा कि 2 देश तो नहीं बनेंगे, है ना, देश तो एक ही बनेगा। लेकिन इन्होंने इस तरह का प्रपोजल रखा कि वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब वो प्रपोजल किया था, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ। ठीक है ना, वही हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, बाकी जितने भी मिशन है ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए आप, मेहनत कीजिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या प्रपोजल दिए थे कि डोमिनियन ऑफ इंडिया तो बनेगा, इंडिया एक डोमिनियन स्टेट तो बना देंगे, इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट बना देंगे, बट 2 पार्ट नहीं करेंगे इंडिया के। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, जो स्टेट्स थी, जो प्रोविंसेस थी उस समय, उनको 3 ग्रुप में बांट दिया, उनको 3 ग्रुप में बांट दिया, जिसमें से 2 ग्रुप मुस्लिम मेजोरिटी के थे और 1 ग्रुप बाकी जो इन जनरल बाकी की जो कम्युनिटीज हैं उनका। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो एक ही बनेगी, लेकिन होगा ये कि जो 2 ग्रुप बनाए हैं प्रोविंसेस के, उनमें से 1 ग्रुप मुस्लिम्स का हो जाए, 2 ग्रुप मुस्लिम्स के हो जाएंगे और 1 ग्रुप जनरल हो जाएगा। ठीक है ना, उसी हिसाब से उनका जो वहां से चुन के आएंगे लोग सेंट्रल असेंबली में, वो उसी हिसाब से चुन के आएंगे। मुस्लिम जो मेजोरिटी के ग्रुप्स हैं वहां से मुस्लिम मेंबर चुन के आएंगे, और जो बाकी के इन जनरल हैं वहां से दूसरे कम्युनिटीज के मेंबर चुन के आएंगे, जिनमें हिंदू भी हो सकते हैं और पारसी सिख वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि जो कंट्री बनेगा, डोमिनियन जो कंट्री बनेगा, उसके पास पावर्स होंगे ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस। ठीक है, ये पावर और फॉरेन रिलेशंस, ये 4 पावर रहेंगे। बाकी के जितने भी पावर्स हुए वो स्टेट्स में होंगे। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। एक तो कांग्रेस को इस चीज से विरोध था कि हमें धर्म के आधार पर नहीं बंटना है ना, धर्म के आधार पर आप हमें मत बांटिए। और दूसरा विरोध ये था, स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहता था कांग्रेस। ठीक है, और अंग्रेज क्या दे रहे थे, एक वीक सेंटर। अंग्रेज कहते थे सिर्फ 4 मैटर सेंटर कवर करेगा, सेंटर केवल रखेगा, बाकी के सारे जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो सारे किसके पास चले जाएंगे, स्टेट्स के पास जाएंगे, जिससे देश को बिखरने का डर था। तो कांग्रेस चाहती थी कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। और ये जो भाई साहब है कैबिनेट मिशन, 3 लोग आए थे, इनका प्लान ये था कि हम जो है एक वीक सेंटर दें। ठीक है, जिसमें से केवल 4 पावर जो मैंने आपको बताई वो सेंटर के पास रहेंगी, बाकी सारी पावर्स प्रोविंसेस के पास रहेंगी। ठीक है, धीरे धीरे कुछ मॉडिफिकेशन हुए इसमें, कुछ अमेंडमेंट हुए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये कैबिनेट मिशन ने कह दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं, संविधान सभा। ठीक है, इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की
टोटल स्ट्रेंथ 389 होगी, ठीक है, 389 होगी, जिसमें से 296 तो मेंबर प्रोविंसेस में से चुन के आएंगे और 93 प्रिंसली स्टेट्स में से, ठीक है, 93 प्रिंसली स्टेट्स से आएंगे। 296 कहां से आएंगे? फ्रॉम द प्रोविंसेस। और लगभग पॉपुलेशन के हिसाब से बांटी गई सीट्स हर प्रोविंस को, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसको सीट्स भी ज्यादा, और जिसको पॉपुलेशन कम उसकी सीट्स भी कम। तो रफली कह सकते हैं कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट थी, ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। सीट डिवाइड की गई थी मुस्लिम, सिख्स और जनरल, ठीक है, मुस्लिम, सिख्स और जनरल, और दूसरी कम्युनिटीज को भी, जिसमें एंग्लो इंडियन थे, इंडियन क्रिश्चियन थे, है ना, और वर्कर्स की थी, वुमेन्स की थी। तो सारे क्लासेस को सीट्स रिजर्व करके दी गई थी। वहां वही लोग खड़े हो सकते थे जिनके लिए सीट रिजर्व थी, और वही लोग वोट भी कर सकते थे। अच्छा, हुआ क्या कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो एक्सेप्ट नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि भाई इलेक्शन कराने में खर्चा होता है ना, अंग्रेज क्यों खर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो प्रोविंसेस में मेंबर्स हैं वो सेलेक्ट करेंगे कि कौन से मेंबर्स उनकी प्रोविंस से जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जाएंगे, ठीक है, संविधान सभा में कौन से सदस्य जाएंगे, ये कौन चुनता, ये चुनेंगे प्रोविंसेस। प्रोविंसेस की जो असेंबली है वो चुनेंगी, ठीक है। 11 प्रोविंस थे उस समय, 11 प्रोविंसेस चुनेंगी, और 4 क्या थे? 4 कमिश्नरेट थे, ठीक है, चीफ कमिश्नर के ऑफिस थे, और 11 गवर्नर जनरल के ऑफिस, ठीक है, 11 और 4 15 प्रोविंसों के सारे, है ना। तो उन्होंने कहा कि वहां की जो असेंबलीज हैं वो चुनेंगी, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, यानी कि आपको जितने मेंबर खड़े हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, सबके आगे अपनी प्रेफरेंस देनी है, नंबर लिखना होता है कि हमारा पहला प्रेफरेंस 1 नंबर ये है, 2 नंबर, दूसरा 3 नंबर, तीसरा, ठीक है। जैसे 3 लोग खड़े हैं, ए, बी और सी, मतपत्र में तीनों का नाम लिखा होगा, ए, बी और सी। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि बी सबसे पहले चुना जाए, तो बी के आगे 1 लिख देगा, दूसरी पसंद उसकी ए है 2 लिख देगा, तीसरी पसंद उसकी सी है 3 लिख देगा, है ना। इस तरह से जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है तो फिर उसे जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें होता ही है फिक्स नंबर ऑफ वोट चाहिए सबको, ठीक है। अगर ये तय हो जाता है कि मेंबर तभी चुना जाएगा जब उसे 200 वोट मिलेंगे, तो पहले तो हर एक के 1-1 नंबर वाले वोट गिने जाते हैं कि 1 नंबर कितना मिला। अगर वो 200 नहीं होते 1-1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले गिने जाते हैं, उसी व्यक्ति को 2 नंबर कितने वोट मिले, है ना, उसको 200 वोट कम से कम चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुने गए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए थे ना 93 सीट्स, मैंने बताया 389 कुल संख्या होगी, 389, जिसमें से 296 तो ब्रिटिश इंडिया से चुने जाएंगे और 93 प्रिंसली स्टेट से। तो जो 93 प्रिंसली स्टेट से चुने जाएंगे, इसका प्रावधान किया गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है जो प्रिंसली स्टेट का, वो नॉमिनेट करेगा अपने यहाँ के मेंबर की मेरी तरफ से ये जाएंगे, ठीक है। इलेक्शन हुए भाई, जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 मेंबर जीते, मुस्लिम लीग के 73 और बाकी पार्टियों के 15, ठीक है। 208 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग के 73 और बाकी पार्टीज के 15, ठीक है। 93 जो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉटेड थी सीट्स, प्रिंसली स्टेट्स ने अपने आप को कंस्टिट्यूएंट असेंबली से यानी कि संविधान सभा से दूर रखा। उन्होंने कहा हम संविधान सभा में पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। कब इलेक्शन हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन नहीं था जैसे आज होता है प्रधानमंत्री को चयन करने के लिए, एमपीस को चयन करने के लिए। ये इलेक्शन था वहां की जो प्रोविंसेस थी उसमें, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट नहीं हुआ था कोई भी संविधान सभा का मेंबर। और ज्यादातर लोग उस समय के, ज्यादातर जो मुख्य धारा में लोग थे पॉलिटिक्स में, वो सब लोग सेलेक्ट हुए थे, है ना। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस तरह के जितने भी मुख्य लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब लोग चुन करके पहुंचे थे संविधान सभा में, है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने मेंबर थे? 208, 296 सीटें थी ब्रिटिश इंडिया, 73 मुस्लिम लीग के और बाकी 15,
15 इंडिपेंडेंट कह सकते हैं या दूसरी जो पार्टियां थी उनके। 93 जो प्रिंसली स्टेट्स को थी उन्होंने दूर रखे संविधान सभा से। इसके बाद है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जब जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुए तो पहली मीटिंग दिसंबर 9 1946 में, दिसंबर 9 1946 में पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग बैठी। और फ्रेंच जो वो है ना प्रैक्टिस, फ्रेंच प्रैक्टिस ये है कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो चुने गए लोगों में सबसे ज्यादा उम्र का जो व्यक्ति होता है, उसको इंटरिम प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है ना। तो इस तरह से जो मेंबर चुने गए थे उसका जो इंटरिम चेयरमैन चुना गया संविधान सभा का, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको चुन लिया गया। ठीक है, इंटरिम प्रेसिडेंट, समझ गए। इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद जो प्रेसिडेंट चुने गए प्रॉपर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सबसे पहले के लिए चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों चुना गया? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग है ना। पहली मीटिंग जब बैठी दिसंबर 9 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार जब बैठे संविधान सभा के सदस्य, है ना। मुस्लिम लीग ने तो बाइकआउट कर दिया, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था, तो 211 मेंबर बैठे थे पहली बार। कितने मेंबर बैठे थे? 211। लिख देते हैं यहाँ पे, 211 मेंबर बैठे थे सबसे पहले वाली सेवा। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन चुने गए? पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्योंकि बुजुर्ग थे, उसके बाद प्रॉपर जब चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है, और इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट पहले एच.सी. मुखर्जी चुने गए, उसके बाद वी.टी. कृष्णाचार्य। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, वी.टी. कृष्णाचार्य। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी का जो बचा है कि किस तरह से संविधान बना, कितने समय में बना और कितनी मीटिंग्स में पास ऑन हुआ, 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट से क्या चेंजेस हुए संविधान सभा में, है ना। जब ये एक देश के लिए चुनी गई थी संविधान सभा, अब देश 2 बन गए थे 1947 में, तो उसके बाद किस तरह से बना सारा कुछ। ठीक है, ये सब अगली वीडियो में। और हम पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई हमारे आपके पास ऐसी चीज है जिससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आपने जो भी सपना देखा है पढ़ाई से ही पूरा कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और संविधान की तो टेंशन छोड़ दो, वीडियो देखते रहो, है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय।